हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो और वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों के जवाब देखेंगे हम लोग। तो आई होप आप सभी ने हमारे फेवरेट रोशनी मैम का वन शॉट वीडियो तो ज़रूर देखा होगा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर तो ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से अच्छे एकदम पक्के हैं तो चलो देर किस बात की, एंड लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है तो आप तो एकदम इसका आंसर अच्छे से दे ही दोगे, राइट। मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें कोई भी सिंपलर यूनिट नहीं मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का, बस। तो इनका एग्जाम्पल तो आपको तो पता ही है, मतलब इस धरती के ऊपर अगर ऐसा बोला जाए तो प्रोबेबली द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, और यही है मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल। आपने तो इसके बारे में पूरी रामायण महाभारत पढ़ी होगी चैप्टर में, राइट। इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और भी कई मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि नेचर में 20 नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। तो फ्रुक्टोज भी है एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो, और राइबोज भी है, ओके। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन को या फिर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, यही होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। अब आपने फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, एकदम एकदम मस्त एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। अब कई सारे डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ओके। जैसे कि समझ लो जैसे कि एग्जाम्पल में माल्टोज या फिर लैक्टोज, पर कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे कि सुक्रोज। और डाइसैकेराइड के अलावा जो भी मोनोसैकेराइड्स आप देखोगे, वो अल्डोज हो या फिर कीटोज हो, सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। अब इतनी तो बायोलॉजी आपने पढ़ी ही होगी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन फंक्शंस तो बता ही दोगे प्लांट में, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे, सेल वॉल में सेलुलोज होता है, बहुत मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो। तो सेल वॉल में सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, राइट। इसके अलावा ग्लूकोज, खुद प्लांट कितना ग्लूकोज बनाता भी है और खुद प्लांट कितना ग्लूकोज खाता भी है, मतलब कितना ग्लूकोज यूज भी करता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके वो, तो बस। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ओके। तो हम लोग ने पढ़ाई है मोनोसैकेराइड्स चैप्टर में, कौन से है डाइसैकेराइड्स वो भी पढ़े हुए। तो राइबोज ये तो है हमारा एल्डोपेंटोज, राइट, एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है ये, ओके। 2-डीऑक्सीराइबोज ये इसी का भाई है, समझ लो। इसके ही दूसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन चुरा के लेके जाते हैं, तो चुरा के लेके जाने के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा दूसरे कार्बन पर, इसीलिए 2-डीऑक्सी, ऑक्सीजन गायब, राइबोज उसी का भाई, ओके। तो ये भी मोनोसैकेराइड है, हमने पढ़ा है। राइबोज भी तो एल्डोपेंटोज मतलब मोनोसैकेराइड ही है। माल्टोज, हाँ ये माल्टोज तो बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, मतलब ये तो मोनोसैकेराइड नहीं होगा, ये तो डाइसैकेराइड ही है, राइट। फिर गैलेक्टोज, अब ये तो समझ लो ग्लूकोज का ही जुड़वा भाई है, तो ये भी मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज का चचेरा भाई है, समझ लो, ओके, क्योंकि ये कीटोहेक्सोज है, हमारा ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, ओके, तो ये भी मोनोसैकेराइड। और लैक्टोज, अब लैक्टोज भी बना हुआ है बीटा डी गैलेक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से, ओके। तो 2 मोनोसैकेराइड से बन रहा है डाइसैकेराइड। चलो तो हो गया। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान सा भी है। देखो 2 मोनोसैकेराइड, ये एक मोनोसैकेराइड है, ये एक मोनोसैकेराइड है, अब इनको जुड़ना है भाई, ओके। तो जुड़ने के लिए ये क्या करते, एक दूसरे के साथ जुड़ते जब है तब वाटर मॉलिक्यूल को भगा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बोलते भाग जाओ, तो वाटर मॉलिक्यूल भाग जाता है। अब जुड़ने के बाद इनके बीच में जो लिंकेज होता है, इसमें बीच में ना ऑक्सीजन फंस जाता है। अब कैसे फंसता है वो हम लोग बाद में देखेंगे एकदम एग्जाम्पल की मदद से, पर ऑक्सीजन बीच में ये लिंक में फंस जाता है ना, तो ऐसा जो लिंकेज जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम, ओके, तो ऐसे लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। अब देखते हैं 2 मोनोसैकेराइड कुछ एग्जांपल लेके। तो ये देखो हम लोग ने लिया माल्टोज का एग्जांपल, ये तो डाइसैकेराइड है हमारा, अल्फा डी ग्लूकोज 2 ले लिए, ओके। अब हुआ क्या है
यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH है नीचे था पहले, ओके, यहाँ पर भी नीचे OH था जब जुड़े हुए नहीं थे तब। अब हम लोग ने क्या बोला, जब जुड़ेंगे तब वाटर मॉलिक्यूल को भगा देंगे। तो भगा देंगे मतलब समझ लो ये वाला और ये वाला ऐसे मिलके, ओके, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप ऐसे मिलके वाटर मॉलिक्यूल को इन लोग ने बोला कि टाटा बाय बाय चलो। तो बचा क्या, बस ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर है देखो, और इस ऑक्सीजन की मदद से ही ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐसी लाइफलाइन बन जाएंगी इनकी, एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे। तो ऐसे लिंकेज को यहाँ पर दिख रहा है जैसे, जिसमें ऑक्सीजन है बीच में, ओके, और इसके थ्रू जुड़ रहे दो मोनोसैकेराइड, इसी को कह रहे हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो चलो मित्रों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। तो ग्लाइकोजन मतलब हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर में, ये तो पॉलीसैकेराइड है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलेंगे। अब स्टार्च से अलग क्यों है, एक्चुअली हम लोग इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा ही है, ओके। अब अमाइलोपेक्टिन क्या है पता ही है हमें, स्टार्च के दो कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होने की वजह से ये हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, पर ये अलग स्टार्च से इस बात में है क्योंकि अमाइलोपेक्टिन से भी इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा ब्रांच्ड है। तो बस यही था डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ, फर्स्ट सुक्रोज, सेकेंड लैक्टोज। एक करके देखते सुक्रोज का। तो सुक्रोज हम लोग को तो पता ही है केन शुगर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, राइट। ये बनता है किससे, जिससे बन रहा है उसी में टूटेगा बस। तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन रहा है ग्लूकोज से हमें पता है, और फ्रुक्टोज से, तो टूटेगा भी उसी में। अब ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज कैसे है, ओके, ये डी वाला ग्लूकोज है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये है डी वाला, ये है लेवोरोटेटरी, ओके, और ये है अल्फा वाला एनोमर, ये फ्रुक्टोज का बीटा वाला एनोमर देता है, ओके। तो फॉर्मूला तो एकदम डिट्टो सेम रहेगा क्योंकि एकदम दोनों भी मैंने बोला ना चचेरे भाई, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ओके। तो आप देखोगे, देखो C12H22, क्योंकि देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल दो ऐड हो रहे हैं तो H24 हो जाएंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन भी कितना होगा 12, 11 और 1 12, तो 6 और 6 12 ऐसे, ओके। अब लैक्टोज के बारे में देखते हैं। तो लैक्टोज तो हमें पता ही है मिल्क शुगर है ये, ओके। तो ये भी है C12H22O11। अब क्यों, क्योंकि ये भी जिससे बन रहा है इसी में ही टूटेगा ये। अब ये किससे बनता है, अभी हम लोगों ने देखा था पिछले सवाल में, बीटा डी गैलेक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से, और दोनों भी है मैंने बताया था एकदम जुड़वा भाई। तो C6H12O6 और C6H12O6 कर दिया इनका हाइड्रोलिसिस और बता दिया इनके प्रोडक्ट्स भी। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। अब इस सवाल में थोड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये इतना छोटा सा है पर दोनों के प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे बदल ही जाते हैं। देखो पहले हम लोग स्टार्च से शुरू करते, सेलुलोज हम लोग बाद में देखेंगे। पहले स्टार्च में ये बना हुआ होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, मतलब ये तो स्टार्च तो हमें पता ही है पॉलीसैकेराइड है, पर ये कौन से मोनोसैकेराइड से बना है, किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से बना है, राइट। अब सेलुलोज के केस में भी हम लोग देखेंगे किससे बना है वो, पर स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ये दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, ओके, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज में कैसा होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज के जो यूनिट्स है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ एकदम स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे। चलो तो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते, कैसे जुड़े हुए होते, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। कैसे, C1C4, ओके। कैसे, देखो एक अल्फा डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका कार्बन 1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 4 के साथ जुड़ रहा है, ओके, थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम लोग ने तो पढ़ाई अच्छे से कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, ओके, यहाँ का एक OH, यहाँ का एक OH ऐसे, तो एक H और एक OH निकल जाएगा, ओके।
वो हम लोग ने एकदम अच्छे से देखा हुआ है प्रीवियस सवाल में कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है। तो ये ऐसा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है अमाइलोज। अब अमाइलोपेक्टिन की केस में देखेंगे तो ये तो भाई एकदम मल्टी टैलेंटेड है, ये तो एकदम स्ट्रेट चेन में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देगा। मतलब ये स्ट्रेट चेन में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को अरेंज, मतलब इसमें स्ट्रेट चेन में भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स अरेंज्ड होंगे। ओके, कैसे होंगे? बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग भी होंगी। ओके, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड चेन भी बनती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की। कैसे ब्रांचिंग होती है? तो देखो, एक स्ट्रेट चेन का एक लास्ट वाला मॉलिक्यूल ले लिया हम लोग ने, उसके कार्बन 1 पर एक OH होगा नीचे, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो नीचे ही OH होता है फर्स्ट कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर। तो ये वाला OH, और दूसरे स्ट्रेट चेन में कोई भी एक अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लो, उसका जो 6th कार्बन है ये वाला, तो इसके पास भी एक OH होता है, राइट, CH2OH। ये देखो ऐसे CH2OH ये वाला। तो यहाँ का जो OH है यहाँ कार्बन 1 वाले OH के साथ जुड़ जाएगा। मतलब कैसे जुड़ेगा? HOH निकल जाएंगे पानी बन के, सेम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। अब यहाँ पर कैसा बन रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? देखो C1C6 ऐसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है ब्रांचिंग में। ओके, तो ये थी पूरी कहानी स्टार्च की। अब आगे देखेंगे हम लोग सेलुलोज की कहानी कैसे चलती है। अब सेलुलोज में जो हमारा मोनोसैकेराइड है जिससे सेलुलोज पूरा का पूरा बना हुआ है वो है बीटा डी ग्लूकोज। बस इतना सा डिफरेंस है स्टार्च और सेलुलोज में। क्या कि एक तो अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है और दूसरा बीटा से। अब हमको तो पता ही है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, राइट। मतलब जो कार्बन 1 है, एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज का, उसके ऊपर OH का जो पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग बताते हैं कि अल्फा या बीटा है। मतलब कार्बन 1 पर अगर OH राइट पे होगा तो अल्फा होता है, बीटा में कार्बन 1 का OH जो है वो लेफ्ट पे होगा, ओके, तो बीटा होता है, बीटा एनोमर। अब बस OH ग्रुप के पोजीशन की वजह से पूरा का पूरा खेल ही बदल रहा है। एक काम क्या कर रहा है स्टार्च, क्या काम कर रहा है? प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। और दूसरा सेलुलोज का क्या काम हो गया? प्लांट्स का जो सेल वॉल होते हैं, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं, हमें तो पता ही है, उसमें सेलुलोज बहुत मेन कंपोनेंट है। देखो, मतलब एक तो शील्ड जैसे है और एक तो स्टोरेज मॉलिक्यूल जैसे यूज हो रहा है। अब चलो, पहला डिफरेंस हम लोग ने अभी 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 आपको समझ में आया होगा कि स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। ये तो पहला डिफरेंस है। दूसरा हम लोग ने क्या देखा था? स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन से बने हुए होते हैं, राइट। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन होता है C1C4। यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन ही होता है, ओके, पर स्ट्रेट चेन होगा C1C4 के बीच में, ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बीच में। पर यहाँ पर कोई भी ब्रांच चेन नहीं बनता। जैसे कि हम लोग ने देखा था स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन वाले कंपोनेंट में ब्रांचिंग हो रही थी C1 to C6, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट चेन होगा। स्ट्रेट चेन में बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट जुड़े होंगे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ओके, कैसे? देखो ऐसे जुड़ते हैं कुछ। ये है कार्बन 1, ओके, बीटा डी ग्लूकोज का, और ये है कार्बन 4 दूसरे बीटा डी ग्लूकोज का। तो कार्बन 1 का जो बीटा डी ग्लूकोज है यहाँ पर होता है OH कार्बन 1 पर ऊपर, कार्बन 4 पर नीचे होता है OH। तो ये एक OH ऐसा जा सकता है और ये एक H ऐसे, तो पानी बन जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन के से ये लोग जुड़ रहे, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। और कैसा हो रहा है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? C1 के और C4 के बीच में, एक बीटा डी ग्लूकोज के C1 और दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के C4 के बीच में। तो ये था डिफरेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर में। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What happens when D glucose is treated with the following reagents? ओके, तो अब हम लोग ग्लूकोज के साथ गेम खेलने वाले। अब गेम में अलग अलग प्लेयर्स आएंगे, तो देखते हैं ग्लूकोज के साथ वो कैसा गेम खेलते हैं। तो चलो पहले डी ग्लूकोज को हम लोग लेंगे, और किसके साथ ट्रीट करना है हमें? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो डी ग्लूकोज में कुछ ऐसे लिख देता हूँ, एकदम सिंपल, ओके। अब यहाँ पर हम लोग ट्रीट करेंगे इसे किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ओके। तो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने पर हम ये देखते हैं, हमें ये मतलब रिजल्ट मिलता है कि ये जो पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये पूरा एकदम सीधे स्ट्रेट चेन में आ जाता है। मतलब ये तो स्ट्रेट चेन वाला ही है, पर एकदम अच्छा सा प्यारा सा एन हेक्सेन बन जाता है, कुछ ऐसे 3, 4, 5 और 6, ओके। तो CH3 CH3 ऐसे, बीच में CH2 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 और CH2, ओके, एन हेक्सेन।
अब ब्रोमीन वाटर के साथ कैसा गेम खेल रहा है ग्लूकोज, देखते हैं। अब यही ग्लूकोज लेंगे हम लोग, डी वाला हमारा। अब जैसे ही ब्रोमीन वाटर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो हमें तो पता ही है ब्रोमीन वाटर कैसा है, एकदम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने वाला है, राइट। तो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ये ग्लूकोज के एल्डिहाइड को, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड एकदम खुशी खुशी बोलेगा कि यार मुझे ऑक्सीडाइज कर दो, चलो तो ऑक्सीडाइज कर दो। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में से, सी डबल बॉन्ड ओ COOH ऐसे इसमें, ओके। और ये तो नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, CHOH4 और CH2OH, ओके। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ओके। और अब इसी के साथ हम लोग ट्रीट करवाएंगे इसको, तीसरा क्या दिया है हमें, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ना ग्लूकोज को छोड़ेगा, ना ही इस अल्कोहल ग्रुप को छोड़ेगा। ये बोलेगा कि चलो आ जाओ, अब दोनों को भी ऑक्सीडाइज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर भी COH, ये बीच में CHOH वैसे ही रहेंगे, ओके, खुश एकदम। और नीचे भी COOH हो जाएगा, ओके। ये CH2OH भी पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदल जाएगा, हाइड्रोक्सिल, या अपना अल्कोहल वाला ग्रुप, ओके। और ये बनाएगा सैकरिक एसिड। तो बस हो गया ग्लूकोज के साथ गेम खेल के। तो चलो मित्रों देखते हैं अगला सवाल। इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओके। तो सबसे पहला रिएक्शन शिफ्स टेस्ट, ओके। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मतलब इसमें शिफ्स टेस्ट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं एल्डिहाइड का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए, राइट, है या नहीं है ये देखने के लिए। अब ग्लूकोज में हमें तो पता ही है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या बताता है कि CHO ग्रुप तो है, राइट, एल्डिहाइड ग्रुप है फ्री वाला। तो इसने तो एल्डिहाइड का प्रेजेंस देना चाहिए था, पर हो क्या रहा है, ये ग्लूकोज जो है ये शिफ्स टेस्ट नेगेटिव दे रहा है। और नेगेटिव देने की वजह से ये बता रहा है कि भाई मेरे अंदर, मतलब मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर के अनुसार एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलता है ये कैसे हो सकता है यार, मैं तो बोल रहा हूँ यार CHO ग्रुप है, पर कैसे, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये था पहला रिएक्शन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है। अब दूसरा रिएक्शन देखो, हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारा जो एल्डिहाइड है ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ओके, NHSO3 के साथ। और देता क्या है हमें, ये जो HSO3 है ये इसके पास चला जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, कुछ ऐसे फिर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ये ONA और ये OSO2H ऐसे, मतलब HSO3, राइट। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, ये भी हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है, ये H यहाँ पर, तो ये O के पास H चला जाता है और यहाँ पर नीचे OSO2Na बन जाएगा। तो ये है हमारा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ओके, जो एल्डिहाइड देता है। पर ग्लूकोज के साथ जब इनका रिएक्शन किया तो हमें तो मिला ही नहीं ऐसा एडिशन प्रोडक्ट। तो ये भी क्या बता रहा है कि यार ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है ग्लूकोज में ये नहीं है। पर ओपन चेन स्ट्रक्चर फिर से वही बात बोल रहा है, अरे यार है एल्डिहाइड ग्रुप तो है, पर फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं दिखा पा रहा है ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो बस ये दूसरा रिएक्शन है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर से। अब तीसरे पे आते, तो पेंटा एसिटेट जब हम लोग लेते हैं ग्लूकोज का, तो ये रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था ओपन चेन स्ट्रक्चर का एविडेंस मान के कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कैसे पता चला, तो हम लोग ने क्या किया था, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कर दिया था, राइट, मतलब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाया था, तो हम लोग को मिला था पेंटा एसिटेट ग्लूकोज का। उससे हम लोग ने क्या बताया कि भाई 5 OH ग्रुप्स है, ओके, और ये पाँचों के पाँचों OH ग्रुप्स अलग अलग कार्बन पर है। तो कुछ ऐसा पेंटा एसिटेट बना था, आपको याद होगा ही, CH ऐसा, O C डबल बॉन्ड O ऐसा, CH3, ये 4, और नीचे एक ऐसा ही CHO C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पर एक ऐसा, मतलब 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो कुछ ऐसा हमें पेंटा एसिटेट मिल रहा था। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि CHO ग्रुप फ्री है। पर जब हम लोग इस पेंटा एसिटेट को ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ओके, तो एक्सपेक्टेड क्या है, हमें तो पता ही है एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इसका ये जो ऑक्सीजन है ये भाग जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ऐसे समझ लो वाटर बन के, और
ये ऐसा कुछ एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है हमें। कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऐसा OH और यहाँ पर एक H रह जाएगा और नीचे वाला तो पार्ट सेम, ये जो है वो। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, राइट। ये ऐसा ऑक्साइम बनना चाहिए था, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो CHO ग्रुप है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब फिर से वही बात, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यार CHO ग्रुप तो है, पर ये रिएक्शन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऑक्साइम क्यों नहीं बन रहा है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बस हम लोग ने बता दिए 3 रिएक्शन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे हम लोग ने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।